वेलकम बैक टू अनदर इंस्पायरिंग चैप्टर। आधुनिक चीन के दिल में एक ऐसा व्यक्ति जिसने कठिनाइयों से गहरी चोटें खाई थीं, उद्योग के दिग्गजों को चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ। उसकी कहानी केवल सफलता की नहीं है, बल्कि अवज्ञा, जोखिम और एक ऐसे सपने की भी है जिसने लगभग सब कुछ चकनाचूर कर दिया जो उसने बनाया था। फिर भी उसी पतन में वह रहस्य छिपा है जिसकी वजह से उसका नाम आज भी चीन और दुनिया भर के बोर्डरूम में गूंजता है। याओ जिनहुआ भाग्यशाली परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनका बचपन संघर्ष की छाया में बीता, जहां रोजमर्रा की आर्थिक कठिनाइयों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। बहुत से लोग जहां दबाव में टूट जाते, वहीं याओ ने अभाव से दृढ़ संकल्प पाया। हर निराशा एक सबक बनी। 1992 में जब चीन की अर्थव्यवस्था साहसी सोच रखने वालों के लिए अपने दरवाजे खोल रही थी, याओ ने अपने साम्राज्य की पहली ईंट रखी। बाओनिंग ग्रुप, जो एक मामूली रिटेल व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ, वह देश के सबसे विविधीकृत समूहों में से एक बनने वाला था। याओ का यह उद्यम सिर्फ एक कंपनी नहीं था, यह उनकी महत्वाकांक्षा की उद्घोषणा थी। कुछ ही वर्षों में बाओनिंग ग्रुप ने चीन के रिटेल परिदृश्य को बदल दिया। याओ ने ऐसे शॉपिंग मॉल बनाए जो केवल विशाल आकार ही नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल प्रदान करते थे जहां व्यापार फलता फूलता था। पूरे देश में 40 से अधिक मॉल खड़े हुए, जिससे बाओनिंग का नाम विकास और नवाचार का पर्याय बन गया। इस रिटेल प्रभुत्व ने याओ को सिर्फ वित्तीय पूंजी ही नहीं दी, इसने उन्हें विश्वसनीयता दी, जिसे वह बाद में चीन के कॉरपोरेट इतिहास के सबसे साहसिक कदमों पर दांव लगाएंगे। लेकिन रिटेल तो केवल शुरुआत थी। याओ ने बाओनिंग को एक विशाल वृक्ष के रूप में देखा, जिसकी शाखाएं रियल एस्टेट, निवेश, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और मनोरंजन तक फैली हों। वह कभी भी ठहरने से संतुष्ट नहीं हुए और उनकी बेचैन महत्वाकांक्षा अक्सर उन्हें ऐसे अवसरों तक ले गई जिनसे अधिकांश लोग दूर रहते थे। यदि याओ के रिटेल उपक्रमों ने उन्हें दिखाई दिया, तो वित्त में उनकी एंट्री ने उन्हें अनदेखा करना असंभव बना दिया। उनकी बीमा कंपनी फॉर्सी लाइफ, जो कभी बाजार में एक शांत खिलाड़ी थी, सुर्खियों में तब आई जब उसने चीनवा के देश की सबसे बड़ी और सम्मानित रियल एस्टेट कंपनियों में से एक के विशाल शेयर खरीदने शुरू किए। जब तक धूल बैठी, याओ के पास वांके में 25% हिस्सेदारी थी, एक ऐसी स्थिति जिसने चीन के वित्तीय समुदाय की नींव हिला दी। यह साहसी कदम उन्हें सुर्खियों में ले आया और उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों दिलाई। इस उछाल के चरम पर उनकी संपत्ति $5.3 बिलियन तक पहुंच गई, जिसने उन्हें कॉरपोरेट दुनिया में एक बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन विजय के साथ अक्सर परछाइयां भी आती हैं। फरवरी 2017 में वही साहस जिसने याओ की सफलता को बढ़ावा दिया था, उनके खिलाफ हो गया। नियामकों ने फॉर्सी लाइफ द्वारा अपनाई गई आक्रामक रणनीतियों पर सख्ती से नजर डाली और उनके तरीकों की वैधता पर सवाल उठाए। याओ के लिए इसके परिणाम विनाशकारी थे। बीमा क्षेत्र से 10 साल का प्रतिबंध, अधिकांश लोगों के लिए यह अंत साबित हो सकता था। व्यवसाय के एक अहम हिस्से से 1 दशक तक दूर रहना बाओनिंग को बिखेर सकता था या याओ को गुमनामी में धकेल सकता था। लेकिन याओ ने कभी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने बीमा से दूरी बनाई, लेकिन बाओनिंग को अलग दृष्टिकोण से मार्गदर्शन देते रहे, इसकी ऊर्जा को विस्तार और विविधीकरण की ओर मोड़ते हुए। याओ का प्रभाव अब भी उन गगनचुंबी इमारतों, विशाल आवासीय परिसरों और शहरी विकास परियोजनाओं में दिखाई देता है जिन्हें बाओनिंग ने देखा। उनका रियल एस्टेट दृष्टिकोण केवल इमारतों तक सीमित नहीं था, बल्कि समुदायों को आकार देने के बारे में था। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया जिन्होंने शहर के स्थानों को पुनर्परिभाषित किया, जहां व्यापार, जीवन और मनोरंजन एक साथ आते थे। इस परिवर्तन ने बाओनिंग की शक्ति को रिटेल से कहीं आगे तक बढ़ा दिया। हर नया विकास केवल एक संरचना नहीं, बल्कि याओ के उस विश्वास का प्रतीक था कि आर्थिक विकास और जीवन स्तर दोनों को बेहतर बनाने वाले वातावरण बनाए जाएं। याओ जिनहुआ का एक परिभाषित गुण था बाजार की लय को गहराई से समझना। उनके पास जटिल वित्तीय परिदृश्यों को समझने और वहां रुझान देखने की दुर्लभ क्षमता थी जहां औरों को भ्रम नजर आता। उनके नेतृत्व में बाओनिंग ने ऐसे निवेश किए जो जोखिम और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखते थे। यह समझ उन्हें चीन के सबसे सम्मानित व्यावसायिक नेताओं में ले आई। असफलताओं के बाद भी उन्हें एक रणनीतिकार के रूप में सराहा गया, जो संभावनाएं वहां देखता था जहां कोई और नहीं देखता था। फिर भी याओ के लिए केवल संपत्ति पर्याप्त नहीं थी।
बाओनिंग के भीतर उनके नेतृत्व ने स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और मनोरंजन की सीमाओं को भी पार किया और कंपनी को केवल रियल एस्टेट या रिटेल ताकतवर से कहीं आगे तक पहुंचा दिया। उन्होंने नवाचार को भविष्य का ईंधन माना और अपनी टीमों को कल्पना और साहस के साथ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके बोर्डरूम सावधानी की बजाय आविष्कार के स्थान बन गए, जो एक और कारण था कि बाओनिंग तब भी फला फूला जब एक दरवाजा बंद हो गया। और उन्होंने बाहर की ओर भी देखा, चीन से बहुत आगे तक। सीमाओं के पार की साझेदारियों ने बाओनिंग को एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे उसे वैश्विक मंच पर जगह मिली। याओ की कहानी को अलग बनाता है केवल इसका पैमाना नहीं, बल्कि इसका विवेक। ऐसे समय में जब दुनिया भर के उद्योग पर्यावरणीय चिंताओं से टकराते हैं, याओ ने स्थिरता का समर्थन किया। उनके मार्गदर्शन में बाओनिंग ने पर्यावरण अनुकूल उपायों को अपनाया, अपने कार्बन पदचिह्न को घटाया और अपनी गतिविधियों में जिम्मेदारी को शामिल किया। इसके समानांतर याओ ने लोगों में निवेश किया। उन्होंने शिक्षा और मेंटरशिप के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि चीन का उद्यमिता का भविष्य केवल बड़ा ही नहीं बल्कि समझदार भी हो। गगनचुंबी इमारतों और मॉल्स के बीच याओ जेनहुआ शेनजेन में रहते हैं, एक ऐसा शहर जो उनकी महत्वाकांक्षाओं जितना ही बेचैन और सपनों से भरा हुआ है। यहाँ वह अपने साम्राज्य का संचालन करते हैं और कभी भी परोपकार से मुंह नहीं मोड़ते। सामाजिक कार्यों में उनका योगदान इस बात को रेखांकित करता है कि बोर्डरूम से परे भी प्रभाव डालने की उनकी इच्छा है। वंचित समुदायों से लेकर व्यापक सामाजिक कार्यक्रमों तक उनका परोपकारी हाथ दुनिया को यह याद दिलाता है कि संपत्ति का असली उद्देश्य जिम्मेदारी है। याओ बाओनिंग को केवल वर्तमान में नहीं देखते, उनकी दृष्टि बहुत आगे तक जाती है, जहां नवाचार और वैश्विक साझेदारियां समूह को महाद्वीपों में एक जाना पहचाना नाम बना देंगी। उनकी असफलताओं ने उन्हें समाप्त नहीं किया, बल्कि उनके संकल्प को और कठोर बनाया। उनके लिए चुनौतियां वह रुकावट नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के द्वार हैं। और यही शायद याओ जेनहुआ की कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा है। उस लड़के की गाथा जिसने कठिनाइयों को साधा, एक छोटे से रिटेल व्यवसाय से साम्राज्य बनाया, दिग्गजों को चुनौती दी, गिरा और फिर भी बिना अपनी आंख खोए दोबारा उठा। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और शायद यही वजह है कि यह इतनी गहराई से आकर्षित करती है, क्योंकि जब हम याओ जेनहुआ की बात करते हैं तो यह केवल इस बारे में नहीं होता कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि यह भी कि वह आगे और क्या बना सकते हैं।